नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से यह बड़ी खबर है जिसकी शुरुआत करेंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा का जयपुर दौरा, और इसी दौरे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। सुखजिंदर सिंह रंधावा का फीडबैक कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश प्रभारी पीसीसी वॉर रूम में फीडबैक ले रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद हैं। सबसे पहले एमएलए प्रत्याशियों से संवाद किया गया, फिर पार्टी के जिला अध्यक्षों से संवाद किया जाएगा। शाम 4 बजे पीसीसी पदाधिकारियों से भी संवाद कार्यक्रम है। तो वहीं शाम 5 बजे मंत्रियों से रंधावा संवाद करने वाले हैं। महिला कांग्रेस, सेवा दल और अग्रिम संगठनों से भी फीडबैक लिया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है और प्रदेश प्रभारी इसे लेकर अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। कांग्रेस के बीच में एकजुटता हो, गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशें इस वक्त रंधावा की ओर से की जा रही हैं और यही वजह है कि 1-to-1 संवाद भी किया जा रहा है और इसके साथ ही ग्रुप संवाद के जरिए फीडबैक लिया जा रहा है। लोगों की बातों को इस वक्त रंधावा सुन रहे हैं। तो पीसीसी वॉर रूम में ये फीडबैक लिया जा रहा है। सबसे पहले एमएलए प्रत्याशियों से रंधावा ने संवाद किया, तो वहीं शाम 4 बजे पीसीसी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे और शाम 5 बजे मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। तो जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो इस पहल को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस पहल का स्वागत किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि जब रंधावा से मिलेंगे तो अपनी बातों को रखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये कोई अंतिम तो है नहीं, लोगों से मिलते रहेंगे, सोल्यूशन होते रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेंगी। एक सोल्यूशन के साथ 2 प्रॉब्लम और खड़ी होती हैं। तो अब ये कुल मिला के मजबूती से कांग्रेस पार्टी मजबूती से है कि चुनाव जीतेगी और वापस सरकार बनाएंगे। सर, हरीश चौधरी ये कह रहे हैं, क्योंकि नागौर से जुड़ा हुआ सवाल है कि हनुमान बेनीवाल हरीश चौधरी बाड़मेर से, वो बाड़मेर से हैं, क्योंकि वो नागौर को लेकर बोल रहे हैं कि वो आरएलपी चीफ की जो पार्टी है वो सीएम से देखिए, राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं, कई रूमर्स होती हैं, कोई वैसे रूमर्स होती हैं, कोई फैलाई हुई होती हैं। मीडिया वाले आप लोग जानते हैं कैसे मुद्दा बनता है, कैसे मुद्दा को ठंडा किया जाता है। तो उनका पर्सनल एजेंडा कोई होगा या पर्सनल नाराजगी होगी। तो ये बड़ी पार्टी है। आरएलपी नुकसान तो पहुंचा रही है कांग्रेस को नागौर। देखिए, आरएलपी नुकसान पहुंचा रही है, ये पूरा जाट बेल्ट है जी। छोटी कम्युनिटी के अंदर एकता रखनी बहुत आसान है। हम 18-20% वोटर्स हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उसमें एकजुट रखना बड़ा मुश्किल काम है। और एम्बिशियस कम्युनिटी है, आर्थिक रूप से संपन्न होगी, राजनीतिक रूप से जागरूक हो गई, सबको अपना सत्ता में भागीदारी चाहिए। तो अलग अलग ढंग से जहाँ मौका मिलता है, जहाँ मंच मिलता है, लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस एक वाइब्रेंट पार्टी है, तो पार्टी में रहेंगे तो थोड़े बहुत मतभेद तो होंगे ही। आप पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, उस फैमिली से जिसने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, राजस्थान में खड़ा करने में योगदान रहा, तो एक तरह से आपके सुझावों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है पार्टी के अंदर। उस लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का फीडबैक? नहीं, फीडबैक बहुत आवश्यक है सर। क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है वर्कर्स में, लीडर्स में, पार्टी में, जब जाके समस्या पैदा होती है। और जब पंचायत चुनाव होते हैं, कॉर्पोरेट चुनाव होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, कोई राजनीतिक निर्णय पूर्ण नहीं होता। हर राजनीतिक निर्णय में कोई ना कोई आपके डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट जिससे ज़्यादा बात नहीं बढ़े और लोगों के साथ बिठा के बातचीत करके, आपस में तालमेल बिठा के, थोड़ी बहुत शिकायतें दूर करके, तो जो से वापस उतरे, वापस साथ बैठे। देश बदलने को लेकर कई लोग बोलते हैं राजस्थान में क्या बदला जाए। नहीं, मैं नहीं समझता अब इसकी कोई गुंजाइश है, क्योंकि टाइम इतना कम बचा है। नए आदमी आएगा तो उसको भी टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा पूरा साथ ठीक करने का। पर मैंने कहा ना, ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है, सब आपस में ठीक है। राहुल जी आए, सबसे मिले, बात की, सबको समझाया, उनकी जो राय दी थी वो लोगों ने गंभीरता से ली है। फिर फिलहाल हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि सरकार दोबारा बने और हम जनता के बीच में जाकर जनता का विश्वास जीत सके। बहुत धन्यवाद। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सचिन, वॉर रूम में रंधावा इस वक्त फीडबैक ले रहे हैं, कौन कौन मौजूद है और क्या कुछ अपडेट इसे लेकर?
बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले हरिंदर मिर्जा से जो बाइट आप लगातार सुन रहे थे, हरिंदर मिर्जा खीमसा से चुनाव लड़ चुके हैं और विधानसभा प्रत्याशियों को आज बुलाया गया था। हरिंदर मिर्जा भी उसमें से एक शामिल थे जो चुनाव हार गए थे 2018 के अंदर। वो अपनी बात रख रहे थे कि उन्होंने किस तरह से अपने अंदर बात रखी, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई और जो उन्होंने बात की उसमें यही उनका जो क्रिप्स है अगर वो माना जाए तो वो ये कह रहे थे कि 2023 में कैसे चुनाव लड़ा जाए। इसी बात को लेकर हरिंदर मिर्जा माफ कीजिएगा रंधावा जो है सवाल पूछ रहे हैं और यही विधानसभा प्रत्याशी बात रख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, किस तरह से 1 साल का जो समय बचा है, 10 महीने का जो समय बचा है उसमें पार्टी को काम करना चाहिए, किस तरह से जो है वो टिकटों का बंटवारा आगे होना चाहिए, किस तरह से जो विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ा उनका किस तरह से मान सम्मान पार्टी में होना चाहिए। तो इसी तरह से जुड़े हुए सवाल रहे हरिंदर मिर्जा और इस तरह के तमाम जो लोग हैं वो अभी भी अंदर हैं। संवाद इनसे हो रहा है, ग्रुप में संवाद हो रहा है। जो वन टू वन संवाद करना चाहता है रंधावा उससे वन टू वन संवाद कर रहे हैं और हरिंदर मिर्जा बड़ी राजनीतिक फैमिली से आते हैं, नागौर से आते हैं। खीमसा से जो चुनाव लड़ा, मिर्जा फैमिली आलाकमान की विश्वस्त फैमिलियों में से एक रही है। जब 25 सितंबर जो घटना हुई उसमें हरिंदर मिर्जा का परिवार भी ऐसा था जो लोग जो है आलाकमान के साथ थे। तो आज उन्होंने अपनी राय रखी है। रंधावा इसी के साथ जुड़े हुए हैं, रंधावा उनसे वन टू वन सवाल कर रहे हैं और जो पूरे सवालों का मर्म है उसमें यही बात निकल के आ रही है कि 2023 में जो चुनाव होगा उसके अंदर पार्टी कैसे एकजुट रहे, क्या ऐसा किया जाए, वो हरिंदर मिर्जा समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो हरिंदर मिर्जा एक एक कैंडिडेट से, चाहे वो सामूहिक रूप से बात हो या वन टू वन बातचीत हो, उनसे यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में कैसे चुनाव पार्टी जीते, कैसे जीत कर आए दोबारा सरकार सचिन, यानी कि 2023 की जीत के लिए इस वक्त युद्ध स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन सचिन, ये कहना गलत नहीं होगा कि एकजुटता को लेकर खास तौर पर वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए कि किस तरीके से प्रदेश भर के जो कांग्रेसी नेता हैं उनको एक मंच पर लाया जाए, और बड़ी चुनौती भी। बिल्कुल, देखिए एक मंच पर लाया जाए ये बड़ी चुनौती है। कुछ लोग और कांग्रेसी हैं जो यहाँ पर आ गए हैं जिनको यहाँ पर अंदर एंट्री नहीं दी गई है, उन लोगों से हम बात करेंगे। पूर्व एमएलए हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए सब लोगों को साथ लेने का चलने की बात है। पूर्व एमएलए हैं भाटी साहब हमारे साथ है। भाटी साहब, आप यहाँ आए, क्या मुलाकात हुई या क्या कहा गया आपसे? मुलाकात नहीं हुई, मुझे ये कहा गया कि अभी तो जो हारे हुए प्रत्याशी उनसे मिल रहे हैं या जो सिटिंग एमएलए उनसे मिल रहे हैं। तो मैंने कहा हारे हुए तो तीसरे नंबर पे आए हुए हैं, उनसे क्या मिलकर लोगे, क्या प्राप्त करोगे? तो उन्होंने कहा आप स्लिप भेज दो, मैंने स्लिप भेज दी। मैं इसलिए यहाँ आया कि कल मैंने इनका इंटरव्यू सुना था चैनल पे, तो मुझे लगा कि ये रंधावा जी कोई काबिल आदमी है और ये कुछ कार्यकर्ताओं की और सच्चे कार्यकर्ता कांग्रेसियों की कोई सुनने लायक आदमी है, इसलिए मैं इनके पास आया। तो भाटी साहब, आप कब चुनाव लड़े थे और किस तरह से आप अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं 90 में चुनाव लड़ा कांग्रेस टिकट पे, फिर मेरे को 93 में टिकट नहीं दिया, 93 में मैं निर्दलीय लड़ा, 93 में मैं निर्दलीय लड़ा, मैंने वो चंद्रराज सिंह की जमानत जब्त कराई। फिर 98 में मेरे को टिकट नहीं दिया, मैं कांग्रेस के साथ रहा 93 से 98 तक। भैरव सिंह के साथ मंत्री नहीं बना, 1 करोड़ रुपया नहीं लिया, कार नहीं ली, बंगला नहीं लिया। उसके बावजूद 98 में मेरे को टिकट नहीं दिया। 98 में फिर एक चेयरमैन था, उसको टिकट दे दिया, केवल चंद गोलेचा को, उसकी मैंने जमानत जब्त कराई। फिर 2002 में बाली से जो सीट खाली हुई थी भैरव सिंह जी शेखावत की, वहां से मेरे को टिकट दिया, मैंने मना किया फिर भी टिकट दिया, तो वहां से मैं हार गया। तो फिर 2003 में मेरे को टिकट दिया पाली से। तो करते क्या है कि जब मेरे को टिकट देते हैं, फिर 2003 में दिया उनको रोहित ठाकुर साहब को, जो आरसीए के वाइस प्रेसिडेंट थे, मैंने उनकी जमानत जब्त कराई। निर्दलीय लड़ा, उनकी जमानत जब्त कराई। फिर 2008 में मेरे को टिकट नहीं दिया, फिर 2013 में मेरे को टिकट दिया। जब मेरे को टिकट देते हैं तो ये जो यहाँ बैठे नेता है ना, जो तथाकथित अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो आदमी अपने आदमियों को क्या क्या हरवा देता है। तो आज आप यही तमाम तरह की बातें उनसे कहने आए? सब मैं रंधावा जी से कहने आया हूँ, ये सारी बातें, सारी हकीकत कि कांग्रेस क्यों खत्म हो रही है, क्यों बर्बाद हो रही है कांग्रेस। गलत लोगों को प्रेफरेंस दे के, गलत टिकट बांट के, टिकट देने के टाइम में आप सही आदमी को टिकट देते ही नहीं हो, आपके पास सही फीडबैक पहुंचता ही नहीं है। आप तो जो अपने नेता लोग होते हैं उन नेताओं के चमचों को टिकट पकड़ा देते हो, फिर चमचों को जनता निपटा देती है। मैं अभी 8वां चुनाव लड़ा, मेरे को 56,000 वोट आए और कांग्रेस वाला 3रे नंबर पे रहा। तो लेकिन आज जो रायशुमारी हो रही है उन्हीं लोगों से हो रही है। उन्हीं से करने दो, उन्हीं से करके क्या प्राप्त कर लोगे आप? आपको सही बात तो पता लगेगी नहीं। हाँ, जो 3रे नंबर पे आए वो हारे हुओं से मिल रहे हो, हारे हुओं की डिजायर चल रही है
हारे हुए जो लोग हैं वो जीते हुए से भी ज्यादा पैसा खा रहे हैं, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जीता हुआ है कम से कम वो आंसरेबल तो है किसी के प्रति, हारे हुआ तो किसी के प्रति आंसरेबल नहीं है, वो तो पैसे खा रहा है, मजे कर रहा है। अच्छा, 2023 जिसकी लगातार बात चल रही है कि 2023 में सरकार रिपीट कैसे हो, आपको लगता है कि इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद सरकार को रिपीट होगी, क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, ये अभी तो जो गोल्डन चांस था वो तो खत्म हो गया। कैसे? मतलब जो कुछ समय मिलना चाहिए ना किसी आदमी को काम करने का। आप किसको भी चीफ मिनिस्टर बना दोगे, वो अभी क्या करेगा 10 महीने 11 महीने 6 महीने पहले तो आचार संहिता लग जाएगी। अच्छा, आज भी ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी जो है, जो ब्यूरोक्रेसी आज भी इतनी हावी है कि वो किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात ही नहीं सुनता है। आज भी पूरे राजस्थान में, और पूरे राजस्थान की मान लीजिए मैं क्लेम नहीं भी करूं तो पाली जिले का यह हाल है कि पाली जिले में सारी ब्यूरोक्रेसी बीजेपी को समर्पित है। बीजेपी का छोटा छोटा आदमी जो कहता है वो सब काम होता है, और कांग्रेस का बड़े से बड़ा आदमी कहते हैं उसका कोई काम नहीं होता। तो उस स्थिति में तो जैसे कल अधिवेशन हुआ था उसमें पीछे डेलीगेट्स उन्होंने भी बात रखी, आप भी ये बात रख रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि आपकी बात सुनी जाएगी, आलाकमान तक जाएगी, कुछ बदलाव होगा? या फिर भाई साहब, कल की जो मीटिंग हुई ना उसमें अपने अपने चमचों को अलाउ किया गया। जैसे मैं एक्स MLA था, मैं भी गया था, मेरे को नहीं अलाउ किया, मेरे को मना कर दिया कि सिलेक्टेड लोगों को बुलाया और एक कैटेगरी फिक्स कर दिया। और बाद में मैंने भी उस पर देखा तो एरे गेरे नथु गेरे जो सरपंच का चुनाव जीत सकते वो वहाँ बिरला ऑडिटोरियम बैठे थे। मैं मेरे जिले के लोगों को जानता हूँ, एक एक आदमी को जानता हूँ, वो सब बिरला ऑडिटोरियम बैठे थे। तो वहाँ चमचे बुलाए गए, चमचों से तारीफ कराई गई और चमचों से फीडबैक दिला दिया गया। अब मैं समझता हूँ रंधावा जी इतने कमजोर आदमी नहीं है, काबिल आदमी है और दबंग आदमी है। और मैं कल इनका इंटरव्यू सुना इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए आया, नहीं तो मैं तो इस लपड़े में पड़ता ही नहीं। छोड़ो, क्या पड़ा है अभी, क्या कर रहे हैं ये लोग? तो इस बार भी चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? पक्का 100%। मेरे को जनता लड़ाती है, मैं नहीं लड़ता हूँ, मेरी बिरादरी के तो वोट ही नहीं है। 2000 वोट है और मेरे को 8वें चुनाव में 56,000 वोट आए निर्दलीय। 8वें चुनाव में आप एक बार पब्लिक को धोखा देके वोट ले सकते हो, दूसरी बार देके ले सकते हो, तीसरी बार लेके 8वीं बार मेरे को जनता ने 56,000 वोट दिया। इसलिए मैं राजनीति में एक्टिव हूँ, नहीं तो मैं तो खुद ही घर बैठ जाता। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड, बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 69 बैच का। बिल्कुल, थैंक यू। ये बाड़ी साहब थे जिनका अपना दर्द है, और यही दर्द जो है लगातार कई कार्यकर्ताओं का, कई पुराने जो कांग्रेसी उनका है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो हमें मिलने आए, फिलहाल उनको मिलने नहीं दिया गया क्योंकि कार्यक्रम तय है। जिस तरीके से पूर्व MLA का दर्द छलक रहा है हम देख रहे हैं, और एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर शिकायतों की भी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर चाहे वो बात हो, या फिर वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कुछ अपने ही कांग्रेसी नेताओं पर और लोगों पर भी कि षड्यंत्र के तहत उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो कंप्लेंट्स है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है सचिन, और शायद रंधावा के लिए इतना आसान भी नहीं होगा सभी कंप्लेंट्स को सुनना और उन्हें सॉल्व करना। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगातार शिकायतें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि 4 साल का समय बीत गया है, अब साल भर का समय बचा है, या तक हम कह सकते हैं कि 10 महीने का समय बचा है। ऐसे में हर कोई टिकट चाहता है, ये पूर्व MLA हो, PCC मेंबर हो या कोई भी कांग्रेसी नेता हो, हर आदमी चाहता है कि उसको टिकट दी जाए, लेकिन पार्टी टिकट किसी एक ही व्यक्ति को देगी और जिता हुआ व्यक्ति को देगी। तो लगातार रंधावा की यही कोशिश है कि वो फीडबैक लें। अब क्योंकि फीडबैक सब लोगों से लिया नहीं जा सकता, लिमिटेड समय उनके पास है। बिल्कुल सचिन, ये मुश्किल है रंधावा के लिए भी, हालांकि कोशिशें उनकी ओर से लगातार की जा रही है कि सभी से फीडबैक लिया जाए और इस पर काम किया जाए और कांग्रेस को एकजुट किया जाए। हालांकि क्या कुछ फॉर्मूला वो लेकर आते हैं ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सचिन, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक मामले पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने बड़ा बयान दिया है। मलिंगा ने कहा कि पेपर लीक के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो एक और बड़ी खबर, RPSC पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने भी बड़ा बयान दिया है। मलिंगा ने कहा है कि पेपर लीक के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, और लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो बार बार का एक बेचारा गरीब आदमी अपने बच्चे को कहाँ तक पढ़ाएगा। साल में 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए लोगों के खर्चे हो जाते हैं।
ये बात हकीकत है कि पेपर लीक पर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ये छोटी छोटी कार्रवाइयों से नहीं होगा, कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा जाते बार बार का ये सिलसिला ये बंद हो सके। लोग मतलब कर रहे हैं ये नंबर 2 के काम, इनके सबके घर मकान दोस्त करने चाहिए मेरी समझ से। तो चाहे जिनकी कितनी प्रॉपर्टी है बुरकुन चलानी चाहिए। अब समय आ गया चलाने का। बार बार बच्चों के संग खिलवाड़ हो रहा है, इनके घर मकान दोस्त करने चाहिए। सारी प्रॉपर्टी सरकार में अटैच कर देनी चाहिए। ये बेईमानी का धंधा, इसको खत्म करना चाहिए। योगी जी की तरह काम करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या दिक्कत है? अपन में क्या कमी है? अपन भी कर सकते हैं। वो भी एक मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री। करना चाहिए, ठोस काम करना चाहिए। जो बार बार का सिलसिला ये बंद होना चाहिए। वहीं पेपर लीक प्रकरण और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और करौली में बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कई सवाल दागे। सुनिए। झूठे वादे देने से अब राजस्थान की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। मोदी जी का अभिनंदन करना चाहेंगे। उन्होंने जो पिछले 2.5 साल से लगातार गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे थे, अभी उन्होंने फिर 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है। इस बात का हम अभिनंदन करते हैं। हम जो कहते हैं उससे अधिक करते हैं, और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसका 1% भी काम नहीं करते। यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का अंतर होता है। कांग्रेस पार्टी के इस 55 वर्षों के शासनकाल को जनता ने 2014 में ठीक तरीके से पहचाना, और यही कारण था कि कांग्रेस की भ्रष्ट नीति, अराजकता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, छद्म, धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मुद्दों पर हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को नक्शे से भी नकार दिया, और इसमें जो सबसे बड़ा कारण था करप्शन, भ्रष्टाचार। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली दौरे के दौरान लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रनकपुर जैन मंदिर में दर्शन भी किए। वहीं सीएम ने जैन स्नेह मिलन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। साथ ही देश विदेश में रहने वाले प्रवासियों से भी संवाद किया। असेंबली में कानून पास कर दिया है, पहले 3 साल तक 5 साल कर दिया हमने छूट। 5 साल तक आपको सरकार के पास आने। उन बच्चों के लिए 6 लाख, 6.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको 500 से लगा के 2,500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उनके लालन पालन के लिए। वो रहते हैं अपने दादा दादी के पास। और डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। आमने सामने बाइक से टक्कर हो गई। इसमें एक की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। तो एक और रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डूंगरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है। जालौर जिले के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और थाने का घेराव किया। जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारी क्षेत्र में हर रोज गुंडे उत्पात मचा रहे हैं और आहोर पुलिस उन्हें बचाने में जुटी हुई है। बेटा मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, वो पे बजरी का काम कर रहे हैं क्या? और उनको वहां पर टक्कर देकर गिराया और उस पर रॉडों से वार किया। उसके पांव पर 3 फ्रैक्चर है। अब ये तो अपराध इतना बढ़ गया। इसके पहले 2 दिन बिठूड़ा में घटना हुई और आज बिना नंबर की गाड़ियां आहोर में धनाधन घूम रही है। आहोर की शांति भंग नहीं हो, इसलिए आज हमने ये अल्टीमेटम दिया है। इन्होंने 5 से 7 दिन का टाइम मांगा है। हमने कह दिया है अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई 2 घंटे के अंदर पूरे बाजार को बंद करके यहाँ सारा जाम कर देंगे। और बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर करंट लगने से युवक की मौत हो गई। खेत पर ये काम कर रहा था और इसी दौरान इसे करंट लग गया।
खेत पर स्टार्टर चलाते समय से करंट लगा। करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो युवक खेत पर काम करने गया था, इसी दौरान ये करंट की चपेट में आ गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बजरी के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। ट्रॉली के साथ एक आरोपी भी अरेस्ट किया गया है। बजरी खनन पर पुलिस की लगातार दूसरे दिन ये बड़ी कार्रवाई। और जयपुर से खबर है, पुलिस ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी बंगाल का रहने वाला था और पिछले 7 महीने से फरार चल रहा था। इस दौरान उसने दिल्ली, बंगाल और बिहार में अपनी फरारी काटी और लगातार अपनी पहचान और ठिकाने भी बदलता रहा, लेकिन जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोचने में सफलता हासिल की। तो वहीं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के पास NH21 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां खड़े ट्रक में कार ने टक्कर मार दी, जिसमें कार पलट गई और कार में सवार महिला घायल हो गई। वहीं कार की चपेट में आकर एक बाइक सवार भी हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खाली कराया। बात दौसा की। जिले के सदर थाना इलाके में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे दौसा जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है, जिसका इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़े की जानकारी ली और मामले पर जांच शुरू कर दी। तो आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और इस विवाद में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पुलिस अब पूरे मामले पर जांच कर रही है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजल से भरे डंपर और मिनी ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद डंपर का डीजल टैंक फट गया। टैंक फटने से डीजल का रिसाव हुआ और डीजल फैलने से कई वाहन चालक फिसलकर सड़कों पर गिर गए। मानसरोवर इलाके में न्यू सांगानेर रोड पर यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि जो लोग सड़क पर गिरे वो सभी सुरक्षित हैं, सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं। वहीं टोंक के मालपुरा में एक युवक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस और MOU की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। बता दें, 38 साल का युवक टोंक के रेलवे कॉलोनी में रहता था और कई दिनों से आर्थिक तंगी को लेकर परेशान चल रहा था। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।